गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टाइकियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, मींस हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग सम टर्म्स, जिनमें से हम मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज को स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जो आपके 11th क्लास एज वेल 12th क्लास दोनों के सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस को। ठीक है, जो चारों के चारों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, एज वेल एज आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो होते हैं पीएमटी, जेई, आईआईटी, इनमें भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है उसे स्टार्ट करते हैं मोलरिटी एंड मोलालिटी के साथ। दोनों को हम एक साथ स्टडी कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर। मोलरिटी जो टर्म है आपके पास में यहाँ पर, उसको हम जो है वो डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, वहीं पे मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, मोलरिटी टर्म का मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve in per liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन है कोई भी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस, हमने कहा था सॉल्यूशन में आपके टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा होगा? आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होगा जो आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट जो आपका हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए हमने डिसॉल्व किया 5 ग्राम NaOH को, ठीक है, तो NaOH के हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं आपके पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। पर लीटर का मतलब 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, यू कैन से कि अगर यहाँ पे आपके 5 ग्राम NaOH 5 लीटर में डिसॉल्व है, तो पर लीटर कितना हुआ? 1 ग्राम NaOH हुआ। ठीक है, तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के आपके डिसॉल्व हैं, ये कहलाएगी आपकी मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी क्या हुई? मोलरिटी इज इक्वल टू हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। वहीं पे लीटर को अगर अपन ml में चेंज करते हैं, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, लीटर को अगर आप ml में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाकी हमें सॉल्यूशन को किस में लेना होता है? लीटर में। चाहे तो आप, अगर आपको ml में गिवन तो पहले उसे लीटर में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, या अगर आपको ml में गिवन है तो उससे मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोल्स निकालना पड़ेगा हमें सॉल्यूट का, ध्यान रखना। जो भी गिवन वेट है उसको नहीं लिखना है आपको सॉल्यूट का, सॉल्यूट का पहले आपको मोल निकालना है। और मोल निकालना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के वापस से एक बार देख सकते हैं। मोल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर आप बात करते हैं मोलरिटी की, तो मोलरिटी आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके डिसॉल्व में किसी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो उसकी कहलाएगी मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगी? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in total weight, or you can say mass of solvent in kg। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस जो आपका मोलरिटी और मोलरिटी के अंदर है वो क्या है आपका, कि इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या लेना है आपको? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास से।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें ऊपर लेना है, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके डिसॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट में, जो लिया गया है किसमें, केजी में। याद रखिएगा बच्चों, कंफ्यूजन वाली बात है, हमेशा मोलरिटी के अंदर आप क्या लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का टोटल लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना बना आपका, फाइनल मेकअप कितना हुआ, वो यहाँ पे लिया जाएगा। जबकि यहाँ पर अपन को केवल और केवल टोटल मास किसका लेना होता है, सॉल्वेंट का, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में केवल उस कंपोनेंट का हमें मास कैलकुलेट करना है या लिखना है यहाँ पर जो आपका हायर कंसंट्रेशन में, यानी कौन है आपका, सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट हाई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मोलरिटी के टर्म्स में जब भी हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या लेते हैं, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे केजी में लेंगे। अगर यहाँ पर ग्राम में है तो इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। मोल्स हम कैलकुलेट करना जानते ही हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बात हमें इसके बारे में आपको बतानी है, मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में। चलिए, हो गया, चलो देखिए। अगर हम मोलरिटी की बात करते हैं तो मोलरिटी में क्या होता है, मोलरिटी जो होती है वो आपकी होती है वॉल्यूम डिपेंडेंट। देखिए ध्यान से, हमने भी कहा कि मोलरिटी का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। इसका मतलब ये वॉल्यूम डिपेंडेंट हुआ आपका। मतलब ये कि सपोज कीजिए अगर आपके पास में एक कंटेनर है जिसमें आपके पास में कुछ मोल्स, या मान लीजिए 5 ग्राम आपका NaOH डिसॉल्व है, कितने में, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व है। कितने में है, 1 लीटर वाटर में आपका डिसॉल्व है 5 ग्राम NaOH। अगर ऐसा है तो इसका मतलब 5 ग्राम NaOH की जो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, N2/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो आपके पर लीटर वॉल्यूम में, ठीक है। अब अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए क्या करना स्टार्ट करता हूँ, हीट, तो जो इसके अंदर वाटर है आपका, वो वाटर धीरे धीरे क्या होगा आपका, इवोपरेट होगा। क्या होगा, इवोपरेट होगा। जैसे ही वाटर धीरे धीरे यहाँ से इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो आप क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे कि अब मान लीजिए धीरे धीरे आपका वाटर जो है वो 1 लीटर से कितना हो गया आपका, 5 ml हो गया है, ठीक है। NaOH की बात करें, मान लीजिए या यहाँ पे आपने क्या लिया है, मान लीजिए सॉल्ट लिया, तो सॉल्ट आपका एक नॉन वोलेटाइल क्या है, सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन वाटर इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो टोटल सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर है, उसकी क्या हो गया है, वो धीरे धीरे लो हो गया है, और आपका जो सॉल्यूट है वो अभी भी वैसा ही है, 5 ग्राम है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, जब तक अपन ने इसको हीट नहीं किया था तब तक क्या था यहाँ पर, तब तक ये था कि 5 ग्राम इन 1 लीटर था। अब कितना हो गया है, अब आपका 5 ग्राम कितने में हो गया, हाफ लीटर में, यानी पर लीटर की बात करें तो क्या हो गया, अमाउंट ज़्यादा हो गया है, यानी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज। समझ रहे हैं मेरी बात को, कंसंट्रेशन कब इंक्रीज हुई, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पर लीटर वॉल्यूम में क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। समझ गए मेरी बात को, जब नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम में क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो गई है आपकी, इंक्रीज हो गई है। इट मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने पर, यानी जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। मोलरिटी चेंज विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जैसे हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो हमारी कंसंट्रेशन में क्या आ गया, चेंज आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या आ गया, चेंज आ गया। जब इसमें पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में चेंज आ गया तो मोलरिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स मोलरिटी की अगर अपन बात करते हैं तो मोलरिटी आपकी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। याद रखिए हमेशा, कई बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस, मोलरिटी, नन ऑफ दीज। तो यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, मोलरिटी, बिकॉज मोलरिटी आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट है। तो जैसे इसको हीट करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, यानी मोलरिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यानी कि टेम्परेचर पे होगा डिपेंड। जबकि मोलरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम लेते ही नहीं है, यहाँ पे आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट पे।
इट मीन्स ये रहेगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दोनों को याद रखिए, दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोलरिटी टर्म जो है वो आपकी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब हो गया मोलरिटी चेंज विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जबकि मोलरिटी की बात करते हैं तो ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे अपन ने देख ली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी जब हम किसी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। अब इस पे फटाफट से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है देख लीजिए। मोलरिटी इक्वेशन होती है आपकी m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये इक्वेशन जो है वो आपको कब काम आती है मैं बता देता हूँ, उस पर न्यूमेरिकल भी आपको अभी सॉल्व करवा दूंगा। ये आपको काम आती है तब जब आप डाइल्यूशंस करते हैं, यानी आपको प्रैक्टिकल जब करना होगा केमिस्ट्री में, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे वहाँ पे ये इक्वेशन आपको काफ़ी काम आती है। कैसे? मान लीजिए एक फिक्स वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे होता है 500 ml। ठीक है, कि 500 ml वाटर है आपके पास, इसमें किसी सॉल्यूट की मोलरिटी या किसी भी कंपोनेंट की मोलरिटी आपको गिवन है, कितनी है 0.5 m ऑलरेडी। ठीक है, यानी आपके पास में एक 0.5 m का सॉल्यूशन बना हुआ है 500 ml के अंदर। अब आपसे कहा गया कि मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया है 1000 ml तक। कितने ml तक कर दिया? 1000 ml, यानी हमने इसमें 500 ml वाटर और ऐड कर दिया है। तो जैसे हम इसका डाइल्यूशन करेंगे तो क्या मोलरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा है कि मोलरिटी किस पे डिपेंडेबल है? आपकी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। तो यानी कि न्यू मोलरिटी हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये हमें कैलकुलेट कर लेना होता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें काम आती है कि जब किसी सॉल्यूशन की ऑलरेडी हमें मोलरिटी दी हुई होती है और आपसे कहा जाए कि उसको आपने एक लिमिट तक डाइल्यूट कर दिया या उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया या सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट या न्यू मोलरिटी हमारे पास में क्या आएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमारे पास में काम आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले लेते हैं किस पे? मोलरिटी टर्म्स पर। मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके पास टोटल 2 टाइप से आएंगे। चलिए मैं करवा देता हूँ कैसे आएंगे आपके पास में। सपोज दैट क्वेश्चन 1, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 9.8% W/W। W/W का मतलब क्या हो गया? मास बाय मास, यानी मास परसेंटेज के फॉर्म में हमें यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। याद रखिएगा, हमने कैलकुलेट किया था मास परसेंटेज का मतलब क्या था? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इनटू 100। 9.8% W/W क्या गिवन है आपको? H2SO4 गिवन है। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको यहाँ सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, साथ में आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। किसके लिए? जब आपके पास 9.8% W/W H2SO4 यहाँ पे गिवन है। अब समझिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ये कहा गया है कि 9.8% बाय मास आपका H2SO4 प्रेजेंट है। तो क्या हम ये समझें कि 9.8 ग्राम आपका H2SO4 है डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में। समझ रहे हो मेरी बात को?
मान लीजिए टोटल मास अपन कितना मान लेते हैं 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम में आपका कितना डिजोल्व है 9.8 ग्राम क्या है आपका H2SO4 है। W/W दिया हुआ है तो हमें ग्राम में दोनों चीज़ को ले लेना है मास बाय मास में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है। उसके लिए आप फटाफट से क्या लगा देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में हमें यहाँ पे गिवन है नहीं, हमें किस में गिवन है, ग्राम पर ml में। तो ml में ले लेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सोल्यूट। सोल्यूट पता करने के लिए हमें क्या पता लग रहा है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर आपको 9.8 ग्राम H2SO4 गिवन है। इसका मतलब ये आपके पास लेस अमाउंट है, ये आपके पास हायर अमाउंट है। जो अमाउंट लेस होगा इसका मतलब वो क्या होगा, सोल्यूट। यानी हमें इसके क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब मोल निकालने का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी आपको होता है पता, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है यहाँ पे बच्चों 9.8 ग्राम है, ठीक है। और मोलर मास H2SO4 का आपको गिवन होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकल में। मोलर मास जो गिवन है वो है आपको 98। तो 9.8 डिवाइड बाय 98 बिकम्स 0.1 मोल हमारे पास में आ जाता है किसका, सोल्यूट का। तो बच्चों ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, आसान था। नीचे अगर अपन देखते हैं तो हमें क्या लिखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्या हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास में वॉल्यूम कहीं गिवन है, नहीं गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है हिंट के फॉर्म में वो क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास में डेंसिटी गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है हमारे पास, मास हमारे पास में गिवन है कितना 100 ग्राम, ठीक है। टोटल डिवाइड बाय डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है सॉल्यूशन की 1.02। डिवाइड कर दीजिए, जब 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 100 ही आएगा, लेकिन ये 1.02 तो अराउंड आ जाएगा आपका 98 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगी ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमने निकाल लिया कितना हमारे पास में 0.1 मोल है, ठीक है। डिवाइड हम किससे कर देंगे, इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास कितना आया है 98.0 समथिंग आया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, मोलरिटी निकल के आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। तो ये एक टाइप का न्यूमेरिकल आपके पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। ओ सॉरी, इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा किससे 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, मोलरिटी। मोलरिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, मोल, कहा ना मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स होगी, ठीक है। आप इसे कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। एक तरह क्वेश्चन हमारे पास में ये रहेगा जहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन नहीं होगा लेकिन डेंसिटी गिवन होगी, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा वो हमें हमेशा कैलकुलेट करना होगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन क्वेश्चन के अंदर आपका, गिवन क्वेश्चन में आपके पास में सोल्यूट है कौन, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है, जो आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता आपका हमेशा सोल्यूट होगा। तो चलिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन 1। अब देखिए दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है मोलरिटी पे, वो कैसा आ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन जो हमारे पास हो सकता है वो ये होगा, कैलकुलेट मोलरिटी इफ 24 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water to make final volume of solution
100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में 1 लीटर। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए क्या है आपके पास में। हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में 1 लीटर होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। आपके पास में गिवन क्या है 24 ग्राम ऑफ NaOH, जिसको हमने डिजोल्व किया वाटर में, और फाइनल जो हमने वॉल्यूम प्रिपेयर किया वो कितना किया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 100 ml। 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हो गया, देखिए फटाफट से 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितने के इक्वल होता है 1 लीटर के। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपका 100 लीटर हो जाएगा। आपके पास में कितना हो जाएगा 100 लीटर। तो चलिए फॉर्मूला हमारे पास में बहुत आसान सा है, क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमारे पास लीटर में ही है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 24 हमें गिवन मास है इसका, मोलर मास NaO से कितना होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 46 10, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 0.6 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में होगा कैलकुलेट क्या मोल। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं, जो हमारे पास कितना रहा 0.6। ठीक है, डिवाइड बाय ये जो होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो होता है आपका 1 ml के इक्वल, यानी आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 100 ml, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, 100 ml का मतलब हो गया यहाँ पे आपको ml में कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, जब ml में से लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करता है, आपको बताया था मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 100 ये हो गया आपके पास में 1000। ठीक है, कैलकुलेट किया, 100 को इससे क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास में टोटल आंसर कितना आ जाएगा, मोलरिटी कितना आ जाएगा 6m हमारे पास में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाते हैं मोलरिटी के ऊपर। हो गया, चलिए देखिए। एक क्वेश्चन फटाफट से देख लीजिए मोलरिटी के ऊपर कि मोलरिटी पे क्वेश्चन हमारे पास कैसे हो सकते हैं। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज in water which is labeled as 10%। ठीक है, कितना गिवन आपको 10% W/W। if the density of solution is 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें हमें मोलरिटी कैलकुलेट नहीं करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है ग्लूकोज की, जो लेबल्ड किया गया है कितना 10% के आसपास। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कैलकुलेट क्या करना है मोलरिटी, यानी कि स्मॉल m। तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में लेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, हमें पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है किसका, सोल्यूट का। अब आप खुद देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लग रहा है कि कौन आपका सोल्यूट हो सकता है। तो देखिए ग्लूकोज कितना परसेंट में आपका लेबल किया गया है 10%, इसका मतलब रेस्ट ऑफ 90% आपके पास कौन है, रेस्ट ऑफ 90% आपके पास क्या है, वाटर है। अगर यहाँ पे आपको सॉल्वेंट लेबल नहीं किया गया, इसका मतलब आपको कंसिडर क्या करना है, वाटर कंसिडर करना है।
तो समझिए हम कह सकते हैं कि 10% का मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर में आपका क्या है, डिजोल्व है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या हुआ, हमारे पास हमें पता लग गया है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो 90 ग्राम ऑफ वाटर में आपका डिजोल्व है। इसका मतलब वाटर क्या आपके पास सॉल्वेंट है और ग्लूकोज क्या आपके पास सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के हमें पहले मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको मोलर मास दे देता हूँ ग्लूकोज का, वो कितना होगा आपका 180 होगा। ठीक है, तो 10 ग्राम हमारे पास में है, तो 10 डिवाइड बाई 180 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो हमारे पास कितना जाएगा 1/18। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.0 6 मोल हमारे पास में यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बाद हमें क्या देखना है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट देखना है। ठीक है, केजी में गिवन है क्या, नहीं, किस में गिवन है, ग्राम में। इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। तो मोललिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितना निकाला, 0.06 डिवाइड बाय टोटल मास कितना हमारे पास में सॉल्वेंट का। अब ये याद रखने वाली बात यहाँ पर है कि टोटल आपके पास में 100% है, तो 100 में से 10% कौन है, ग्लूकोज, तो मतलब 10 ग्राम मान लिया। तो रेस्ट ऑफ हमारे पास 90 ग्राम कौन है आपके पास, वाटर। याद ये रखना है कि मोलरिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे टोटल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन जब हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो क्या लेते हैं, केवल सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट कौन है आपका, वाटर, और उसका मास कितना है 90, तो इंटू कर देंगे हम 1000। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है आपके पास में। और अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया है कि मोलरिटी और मोललिटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब चाहे तो फटाफट से एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं यहाँ पर, जो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। इसका आंसर निकालिए फटाफट से, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जैसे आप आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। कैलकुलेट मोललिटी if 5 gram NaOH dissolve in 450 gram of H2SO या वाटर लिख दीजिए। ठीक है, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, पहला चीज़ कि कंपोनेंट्स फिक्स कर लीजिए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, और जब आप मोललिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो याद इतना सा रखिए, ये रिमेंबराइज रखिए कि आपको नीचे की तरफ क्या लेना है, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली लेना है, यहाँ पे सॉल्यूशन का नहीं लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, फटाफट से वो सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं आप नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। देखिए क्या होती है, नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इस बार मोल्स नहीं, इस बार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम में, वो कहलाएगी उसकी नॉर्मेलिटी। अगर हम इसे ml में लेते हैं तो आपको पता है 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, कंफ्यूजन है कुछ नहीं ना, क्योंकि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या होता है
कि मोलरिटी में हम यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, जबकि नॉर्मेलिटी में क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है आपका, ये हम कैसे कैलकुलेट करें, ये देख लीजिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास। जो भी सॉल्यूट का हमें गिवन मास होगा उसे हमें ऊपर लेना है, नीचे लेना है किसको, इक्विवेलेंट वेट को लेना है। किसको लेना है, इक्विवेलेंट वेट को। ये फॉर्मूला फटाफट लिख लीजिए, बहुत आसान है आपका। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें। चलो गिवन मास तो हमें क्वेश्चन में होगा कि इतना मास हमें गिवन है, परसेंटेज में होगा तो उसे हम बस देख लेंगे, जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमें इक्विवेलेंट वेट को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो वैलेंसी फैक्टर के लिए आपके पास में 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं सॉल्यूट के फॉर्म में। एक हो सकता है आपके पास एसिड, एक हो सकता है आपके पास बेस, और एक हो सकता है आपके पास सॉल्ट। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहें कि अगर अपने पास में कोई सॉल्यूट है तो वो 3 फॉर्म्स में आपके पास हो सकता है, आइदर एसिड, बेस और सॉल्ट। अगर हमें एसिड गिवन है तो वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा, वैलेंसी फैक्टर आएगा उसकी बेसिसिटी। क्या आएगी, बेसिसिटी। तो किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ H+ आयन जो वो डोनेट करता है। ठीक है, किसी भी बेस की हम क्या निकालेंगे, एसिडिटी। क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन वो कितना डोनेट करता है। सॉल्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ आयन्स हो जाएंगे आपके, कटायन हो या एनायन के। ठीक है, उसकी वैलेंसी जो है। ठीक है, तो हमारे पास में कंपोनेंट जो सॉल्यूट के होंगे वो टोटल ये हो सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर एसिड गिवन है तो क्या निकाल लेंगे कि वो एसिड कितने नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट कर सकता है, वो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, किसी बेस के लिए करेंगे तो कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन वो डोनेट कर सकता है, वो वहाँ पुट कर देंगे अपन। ठीक है, और अगर वैलेंसी फैक्टर किसी सॉल्ट का निकालना है तो वो कितने आयंस में डिसोशिएट होता है, वो आयंस नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे पुट कर देंगे। तो मोलर मास अपन वैलेंसी फैक्टर से क्या निकल जाएगा, हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट हमारे पास अगर आ गया तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट से निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। वो निकलने के बाद हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास में क्या निकल जाएगी, नॉर्मेलिटी निकल जाती है। नॉर्मेलिटी की बात करें तो ये भी एक आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर भी जैसे टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर भी आपके कंसंट्रेशन में चेंज आएगा और आपके साथ में नॉर्मेलिटी में भी चेंज आएगा। तो ये क्वांटिटी भी आपकी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, एज वेल इसके लिए हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। समझ गए होंगे, जैसे आपकी M1V1 इज इक्वल टू M2V2 थी, वैसे ये है। यानी एक फिक्स वॉल्यूम में आपके पास में ऑलरेडी नॉर्मेलिटी गिवन होती है और उसको हम डाइल्यूट कर दें या उसमें वॉल्यूम ऐड कर दें सॉल्वेंट का, तो हमारे पास में न्यू मोलरिटी क्या आ जाएगी, वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो ये फटाफट से नॉर्मेलिटी के जो हैं वो कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके पास में, नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन है, इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल जो आपके पास नॉर्मेलिटी पे बेस रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए फटाफट से, जिसमें आपको सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करवा देंगे। चलिए देखिए क्या होगा फॉर्मूला, क्वेश्चन देखिए फटाफट से उसके लिए, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ 26 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो कैसा है आपका, हाइड्रेट है। ठीक है, इन 1000 ml ऑफ वाटर, या यू कैन से सॉल्यूशन। ठीक है,
आपको दिया गया है 26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो कैसा आपका हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH डॉट। हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे 2 मोल्स वाटर इसमें क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। इसके लिए मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका मोलर मास कितना होता है 126। ठीक है, तो चलिए हम क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें गिवन है बेटा 1000 ml। 1000 ml को चाहे तो आप डायरेक्टली 1 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 1000 लिखना है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 1000 से कर देंगे, तो हमारे पास वैसे वो लीटर में चेंज होएगा, वैसे भी 1 आना है आपका। इसका मतलब हमें इसमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। और इसका निकालने के लिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था मैंने, वो होता है आपके पास में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, अब गिवन मास तो हमें पता है कितना है, बताओ 26 ग्राम, लेकिन हमें इक्विवेलेंट वेट पता नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास कंपोनेंट जो सोल्यूट का गिवन है वो कैसा है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। बताओ क्या है, एसिड है, कितने H+ आयन दे सकता है ये आपको, 2 H+ आयन, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो मोलर मास हमें पता है ऑलरेडी से कितना है 126। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, 126 डिवाइड बाय 60। वैलेंसी फैक्टर कितना आपके पास 2 है, यानी 2 H+ आयन यहाँ पे दे रहा है आपको। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 63 आ गया। ये क्या आ गया, हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया है। अब इक्विवेलेंट वेट अगर हमारे पास में ऑलरेडी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, 63 आ चुका है आपके पास में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इसको डिवाइड, इसके ऊपर क्या जो आपके पास आ जाएगा गिवन मास, गिवन मास कितना हमारे पास 26। सॉल्व कर लीजिए कितना हमारे पास आ जाएगा ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कैसे रख लीजिए। अब ये जो हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। कितना आया हमारे पास में 26 डिवाइड बाय 63। नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 1000 से इंटू 1000, तो ये तो कट गया आपका, तो हमारे पास टोटल आंसर भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास इसमें आंसर आए 0.5 क्या समथिंग जो भी कुछ है वो निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉर्मेलिटी के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट आपको निकालना पड़ेगा। गिवन है तो प्रॉब्लम नहीं है, निकालने के लिए आपको पता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा आज का है लेक्चर का, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जाय सिंबल से, यानी कि x से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन, या रेशियो कह सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट आपके पास प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। ठीक है, सॉल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी है। ठीक है, सॉल्यूट को मान लेते हैं क्या है B, सॉल्वेंट को क्या मान लेते हैं A। तो बताइए सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, NB। NB क्या होंगे, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट का क्या डिनोट किया अपन ने A,
तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे Na। क्या हो जाएंगे? Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझे? हमने एक सॉल्यूशन बनाया बेटा, सॉल्यूशन जो बनाया वो बनाया किससे? 2 कंपोनेंट से, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। 2 कंपोनेंट हैं, दोनों में से सॉल्यूट को हमने मान लिया B और सॉल्वेंट को A। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? Na, और सॉल्यूट कितना हो जाएगा? Nb। अब हम फटाफट से बोलना चाहें कि भैया इसका मोल फ्रैक्शन निकालो। क्या निकालो? मोल फ्रैक्शन। तो इसको बोलेंगे JB XB और इसके मोल फ्रैक्शन को बोलेंगे XA। तो XA एंड XB हमारे पास क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारे पास हो गया सॉल्यूट का। ठीक है, आसान है। तो अब अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि सॉल्वेंट का, किसका निकालना है? सॉल्वेंट का। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? XA इज इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट, XA है तो इसका मोल कितना होगा? Na डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पे? टोटल 2 हैं, एक तो Na है और एक Nb है, तो टोटल कर देंगे इन दोनों का, तो Nb प्लस Na। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? Xb का, यानी कि XB का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? Nb अपॉन Nb प्लस Na हमारे पास हो जाएगा। सपोज कीजिए इसमें अब 3 कंपोनेंट होते A, B और C, तो C के नंबर ऑफ मोल्स कितने रहते? A। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाता? XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। मतलब नीचे की तरफ अपन को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट लेना है। ठीक है, और XB क्या हो जाता है यहाँ पे? Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही आपका C कितना हो जाता? Nc डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जो हमें निकालना वो रखेंगे ऊपर, डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट को रखेंगे नीचे। ऑल कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉल्यूशन को बनाते टाइम पे अपन ने कितने कंपोनेंट्स को यूज़ किया है। जितने लेंगे कंपोनेंट उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट हमारे पास में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन रहा आपके पास में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देते हैं। हो गया? चलिए देखिए न्यूमेरिकल। याद रखिएगा इसमें भी आपको मोल्स ही निकालने हैं पहले। ठीक है, चलो चलिए इस पे बेस न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट से। क्या होगा आपके पास? लिखिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ each component if ट्वेंटी ग्राम, या लिख लीजिए 20% इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका मैं, कितना होता है? C2H6O2, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, मोलर मास जब इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 × 2 24, 24 6 30 एंड 32 यानी कि 62 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं ईच कंपोनेंट के इफ 20% इथाइलिन ग्लाइकोल dissolve in solvent to form solution, या मान लो किसी भी वाटर में डिजोल्व किया गया है इसको और क्या बना दिया गया है? सॉल्यूशन बना दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि 20% अगर इथाइलिन ग्लाइकोल है तो हमारे पास वाटर कितना है? 80%। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 100%। तो कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास कितना है? 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास में? 80 ग्राम। ये कौन है? इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये कौन हमारे पास में? वाटर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब हमें इतना पता लग गया है कि पूरे सॉल्यूशन को बनाते टाइम पे अपने 2 ही कंपोनेंट्स को यूज़ किया है। टोटल कितने कंपोनेंट्स को यूज़ किया है? 2 कंपोनेंट्स को यूज़ किया है।
एक आपके पास सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट कौन है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉल्वेंट कौन है आपका वाटर है। तो इट मीन्स हमें पहले इन दोनों के मोल्स निकाल लेने होंगे। तो निकाल लें, सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 20 अपन मोलर मास कितना है 62। निकाल लें इसको, 10 डिवाइड बाय 3100 0. ये करीब करीब हो जाएगा आपका 31 62 93 0.3 मोल के आसपास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं तो गिवन मास कितना है 80 अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। निकाल लीजिए 4.44 मोल हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिए मोल्स। अब इसे क्या बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है मास ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट को एक बार बी मान लेते हैं। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्वेंट का मतलब हो गया XA। तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला हो गया 1 कंपोनेंट अपॉन ऑल कंपोनेंट की मोल्स। तो 1 कंपोनेंट कौन है XA के लिए, ये वाला। तो 4.44 डिवाइड बाय टोटल नीचे लेना है। टोटल का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये है और सॉल्वेंट ये है, तो नीचे हो जाएगा टोटल 4.44 प्लस 0.3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा XA आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे XB, वो कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 4.44 प्लस 0.3, ये हमारे पास क्या जाएगा XB। अब एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो ये कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑलवेज कितना होता है 1 के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार काम आएगी आपको। ठीक है, 12th क्लास में भी, कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी होते हैं आपके पास में कंपोनेंट, सभी का टोटल जो होता है वो किसके इक्वल आता है हमेशा 1 के। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। सपोज XB निकालना है तो XB कितना जाएगा 1 माइनस XA, हमारे पास में इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हमने कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ इन 4 टर्म्स टुडे, दैट इज मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको साथ के साथ सॉल्व करवा दिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, बट फिर भी फर्दर मोर क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ, DPP डेली प्रैक्टिस पेपर जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ टेलीग्राम ऐप पर। तो आप आकर के टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये वो टाइम है बच्चों जब आपको बहुत सारी स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट साइंस को चूज़ कर लिया है, इट मीन्स ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आइदर यू हैव समर वेकेशंस और यू हैव कि अभी तो हमने 10th पास किया है, थोड़ा मज़े कर लेते हैं, नहीं। 11th जो आपका क्लास है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होती है बेसिक्स नॉलेज को गेन करने की, साइंस से डील करने की, साइंस को समझने की कि साइंस क्या होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप वीक हो जाते हैं तो आपको 12th एंड फर्दर मोर कॉम्पिटिशन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बी सीरियस कि हमें 11th क्लास के बेसिक्स को बिल्कुल डील टू डील हमें इसको कंटिन्यू करना है और हमें बहुत सारी स्टडीज़ करनी है। क्योंकि अगर आपने साइंस चूज़ कर लिए सब्जेक्ट, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम साइंटिस्ट हैं और अब हमें बहुत सारी स्टडी करनी है। टाइम देना अपने आप को कि जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा फर्दर नेक्स्ट क्लासेस के लिए या कंपटीशन क्लासेस के लिए, उतनी ही हेल्प आपको मिलने वाली है, मान के चलिए। लेकिन अगर आपने इस साल को वेस्ट किया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है ये कि 10th के बोर्ड में बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद, स्टडी करने के बाद में लेज़ीपन आ जाता है 11th क्लास में। वो लेजीनेस आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। अब आपको उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास होती है। विदाउट 11th आप आगे क्लासेस को अगर डायरेक्टली चाहते हैं कि स्टडी कर लेंगे तो आपसे पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टडी कीजिए हमारे साथ में। ठीक है, कंटिन्यूस डेली प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कीजिए हमारे साथ में। टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। संस्कार एजुकेशन हब के नाम से सर्च कीजिए, आइए और वहाँ पे आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाता हूँ, उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।